ओवरसियर, ये मामला थोड़ा अजीब है। हालांकि हमने उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सपोज करके ब्यूरो को एक झटका दिया है, लेकिन हाल ही में ब्यूरो पागल सा हो गया। लगता है वो एक पागल कुत्ते की तरह हर जगह लोगों को काट रहा है। उनका रिएक्शन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा वर्स है। हम जीवन ने लेटेस्ट खुफिया जानकारी पढ़ते हुए कहा। रोशन भी इंफॉर्मेशन देख रहा था। उसका भी जीवन की तरह यही मानना था कि ब्यूरो का ये रवैया एबनॉर्मल है। ऐसा लग रहा था कि ब्यूरो ने कुछ असाधारण कदम उठाए हैं। जीवन कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फोन अचानक बज उठा। जीवन ने कॉलर आईडी देखकर रोशन से कहा, जिस इन्फॉर्मर को मैंने कैंपस में छोड़ा था वो कह रहा है कि आशु वापस आ गया है। जीवन पहले कैपिटल गया था, लेकिन वहां आशु को ढूंढने में नाकाम रहा। इसीलिए उसे यकीन था कि आशु वहां तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि आशु कहां गया था। और कोई सुराग ना मिलने की वजह से जीवन को मजबूर होकर महिम सिटी लौटना पड़ा। रोशन ने बिना कुछ कहे जीवन की तरफ देखा। जीवन समझ गया कि रोशन क्या कहना चाह रहा था और उसने कॉल रिसीव कर लिया। कुछ देर बाद जीवन ने कॉल खत्म की और रोशन से कहा, आशु लौट आया है हाँ? क्या मुझे उसे कॉल करके पूछना चाहिए? यह तुम्हारा मामला है, रोशन ने कोल्ड लहजे में घूरते हुए कहा। जीवन ने आशु को कॉल किया। यंग मास्टर आशु, आप पिछले कुछ दिनों से कहां थे मैडम? आपके बारे में बहुत परेशान थी। आशु ने कुछ पल सोचा और कहा, मैं डोंट क्राई वैली गया था और वहां से कुछ चीजें लाया हूं। उसने वहां इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था कि आशु जानता था कि इसे छिपा पाना पॉसिबल नहीं होगा। भले ही ब्यूरो ये पता ना लगा पाए कि इसके पीछे वो था जीवन और उसके लोग, फ्यूचर में कुछ ना कुछ जरूर समझ जाएंगे। आफ्टर ऑल, उसके गायब होने का वक्त इस घटना से मेल खाता था। इसे छिपाने के बजाय उसने खुद ही बताना बेहतर समझा। डोंट क्राई वैली? रुको, क्या तुम एसआईबी की प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन की बात कर रहे हो? जीवन ने हैरानी से कहा। मिनरल डिपॉजिट्स जमीन का तोहफा है। अगर ब्यूरो इसे ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूं। सही कहा ना? आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में डोंट क्राई वैली की प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन में गए थे? तुमने कितना लिया? जीवन ने तुरंत पूछा। ज्यादा नहीं, मैंने बस थोड़ा सा रिजर्व लिया और थोड़ा और खोद लिया, आशु ने कहा। जीवन का चेहरा अजीब हो गया। आंसू इसे जितना सिंपल बता रहा था, हाल ही में ब्यूरो के पागलपन भरे कदमों ने जीवन को एहसास दिलाया कि यह उतना साधारण नहीं था जितना आशु कह रहा था। तुमने करीब कितना लिया? जीवन ने पूछा। मुझे एक्यूरेट तादाद का अंदाजा नहीं है, शायद कुछ 100 बाइनक्स होंगे और एक बाइनक्स का वजन लगभग 1 टन है, आशु ने कहा। यह सुन जीवन का मुंह खुला का खुला रह गया। काफी देर बाद जीवन होश में आया और आशु को समझाने लगा, कैंपस में ही रहना और कहीं बाहर मत जाना। जो प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेस तुम्हारे पास है उन्हें मत छूना और किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना। यह कहकर उसने फोन काट दिया। आशु ने ब्यूरो से प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेस चुरा लिए, वो भी बहुत बड़ी तादाद में। जीवन ने रोशन से कहा, मैंने सुन लिया। रोशन ने कहा। उसके एक्सप्रेशन थोड़े अजीब थे, यहां तक कि उसे भी यह यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि किसी ने ब्यूरो से सैकड़ों टन प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरे चुरा लिए। यह कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। सैकड़ों टन प्राइमोडियल क्रिस्टल ओरेस, ये तो ब्यूरो को तबाह करने जैसा है। यंग मास्टर आशु वाकई हिम्मत वाले हैं, उन्होंने इसे सच में कर दिखाया। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि उन्होंने ये सब अकेले कैसे किया। ऐसा लगता है कि वो हमारी उम्मीद से कहीं तेजी से ग्रो हो रहे हैं। जीवन ने दिल से तारीफ की। रोशन जीवन से बहस करने के मूड में नहीं था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मामले को संभालो और एसआईबी से और जानकारी जुटाने की कोशिश करो कि वहां क्या चल रहा है। जी। जीवन भी जानता था कि यह समय इन बातों का नहीं है। उसे हर पल का इस्तेमाल करके वे सभी निशान मिटाने थे जो आशु ने पीछे छोड़े हो सकते थे। ब्यूरो को यह पता नहीं चलने देना था कि यह सब आशु ने किया है। आधे दिन बाद एक रिपोर्ट रोशन के सामने रखी गई। जब उसने उसे पढ़ा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गए। जीवन के एक्सप्रेशन भी उससे ज्यादा अलग नहीं थे। जब उसने रोशन की ओर देखा और कहा, खुफिया जानकारी के अकॉर्डिंग अर्जुन को पहले ही वापस ट्रांसफर कर दिया गया है। प्राइमोडियल क्रिस्टल माइन के कई एक्सपर्ट्स को भी वापस ट्रांसफर कर दिया गया है। वहां बहुत कम लोग बचे हैं। यंग मास्टर आशु ने सिर्फ चोरी नहीं की, उन्होंने तो सीधे ब्यूरो की फाइनेंशियल जड़ें ही उखाड़ दी। रोशन ने डॉक्यूमेंट्स को जला दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया।
जो करना है करो। मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं। जी, जीवन ने सीरियस होकर जवाब दिया। ये बदमाश वाकई बहुत डेयरिंग है। जब रोशन ऑफिस में अकेला था तो उसने कंप्यूटर पर आंशु की इंफॉर्मेशन देखते हुए अजीब से एक्सप्रेशन के साथ खुद से कहा। आंशु स्कूल लौटने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए सो गया और फिर उठकर अपनी गेमिंग में लग गया। डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के साथ आशु अब एक मिथिकल क्रिएचर को चैलेंज करना अटेम्प्ट कर सकता था। हालांकि उसके पास केवल 10 सेकंड का समय था, लेकिन अब वो रूइंस के टेंपल में जाने पर इतनी आसानी से नहीं मरता था। हालांकि टेंपल को गार्ड कर रहे मिथिकल क्रिएचर के खिलाफ आशु को डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी के अलावा कुछ प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ता था ताकि वो मारा ना जाए। इसलिए वो 10 सेकंड तक नहीं टिक पाता था। भले ही स्लॉटर पर स्विच करने से उसकी प्राइमोडियल एनर्जी रिकवर हो जाती थी, लेकिन वापस एंशिएंट एम्परर मंत्रा पर स्विच करना और फिर डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी को एक्टिवेट करना समय लेता था। यही समय मिथिकल क्रिएचर के लिए ब्लड के रंग के अवतार को मारने के लिए काफी होता था। हालांकि वो केवल कुछ सेकंड तक टिक पाता था। आशु अब बिना किसी रेजिस्टेंस के मारा नहीं जाता था। कम से कम इन कुछ सेकंडों में वो मिथिकल क्रिएचर्स का सामना कर सकता था, जिससे उसे उनकी कमजोरियों का पता लगाने का मौका मिलता था। ऑफ कोर्स इसके लिए बार बार मरने की जरूरत थी। अगर आशु को टेंपल में जाकर पूर्व प्रिंसिपल को ढूंढने और रेस्क्यू करने की जल्दी ना होती, तो उसे इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं होती। वहां 2 टेंपल थे, लेफ्ट और राइट। एक टेंपल में जो क्रिएचर था वो वोल्फ या टाइगर जैसा दिखता था। उसकी पीठ पर विंग्स भी थे और वो बहुत फुर्तीला था। आशु को डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी की फॉर्म में रहते हुए उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। इसलिए वो लंबे समय तक उसका सामना नहीं कर पाता था। दूसरे टेंपल में मिथिकल क्रिएचर एक बड़े स्नेक जैसा दिखता था, जो बड़े अमाउंट में अपने मुंह से जहरीली गैस उगल सकता था। लेकिन उसकी स्पीड पहले वाले मिथिकल क्रिएचर से काफी स्लो थी। डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी में बिना घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल किए आशु मुश्किल से ही सही, लेकिन उसकी स्पीड का मुकाबला कर सकता था। इसलिए उसने अपना फोकस स्नेक पर लगा दिया। आशु की पॉइजन रेजिस्टेंस और डीमन ड्रैगन ट्रू बॉडी का ऑगमेंटेशन भी स्नेक के खतरनाक पॉइजन को विथस्टैंड नहीं कर पाते थे। उसे क्लियरली पॉइजन के सिम्टम्स कॉर्नर सेंस होने लगते थे। हालांकि पॉइजन के इफेक्ट शुरू होने से पहले ही वो मारा जाता था, इसलिए फिलहाल पॉइजन की लिथैलिटी कोई मायने नहीं रखती थी। पॉइजन के अलावा स्नेक के पास कई दूसरी एबिलिटीज भी थीं। उनमें से कुछ आशु समझ सकता था। एज लॉन्ग एज वो उन्हें समझ सकता था, तब तक उन्हें क्रैक करने का चांस था। लेकिन आशु स्नेक की एक पावर को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। हर बार जब स्नेक की आंखें मिरर में बदल जाती, तो उसकी आंखों में ब्लड के रंग का अवतार रिफ्लेक्ट होता और वो मर जाता। चाहे आशु की मूवमेंट टेक्निक कितनी भी तेज हो, वो इतना तेज नहीं हो सकता था कि स्नेक ब्लड के रंग के अवतार को ना देख पाए। इसीलिए हर बार जब स्नेक इस स्किल को यूज करता, ब्लड के रंग का अवतार मारा जाता। आशु ने कई बार ट्राई किया, लेकिन वो ये समझने में नाकाम रहा कि आखिर ये हो क्या रहा था। अगली सुबह जब आशु उठा और नाश्ता करने के लिए गया, तो उसने महक के लिए भी नाश्ता खरीदा और उसे डिलीवर करने के लिए उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। तुम वापस आ गए? महक ने दरवाजा खोलते हुए हैरानी से पूछा। मैं कल ही लौटा हूं। आशु ने अंदर आकर नाश्ता टेबल पर रख दिया। क्या मामला रिजॉल्व हो गया? रिजॉल्व हो गया, महक ने पूछा। काफी हद तक, आशु ने कहा। उसका मूड बेहतर था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ब्यूरो पीछे हटेगा या नहीं। अच्छा है, अब अपने हिसाब किताब निपटा लेते हैं। तुम पर मेरे बहुत सारे नाश्तों का कर्ज है, अब ये लंच से पूरा करना पड़ेगा। महक ने सीरियसली उन नाश्तों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी जो आशु को उसे खिलाने थे। महक का नाश्ता देने के बाद आशु सक्शाह क्लब गया। आशु, तुम हमेशा गायब क्यों रहते हो? अगर कुछ मजेदार हो रहा हो तो मुझे भी साथ क्यों नहीं ले जाते? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे थोड़ी परेशानी हो गई थी, इसलिए छिपने चला गया। इसमें मजा किस बात का? आशु ने कंधे उचकाते हुए बेबस होकर कहा। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, उन्होंने कैफ, रिहान और एक लड़की को अंदर आते देखा। आशु रिहान को जानता था, लेकिन समझ नहीं पाया कि वो सक्शाह क्लब क्यों आया था, क्योंकि वो क्लब का मेंबर नहीं था। हालांकि आंसू को रिहान के लिए थोड़ा बुरा महसूस हुआ। आफ्टर ऑल
वो उसका स्टूडेंट ट्यूटर था, लेकिन उसने अब तक कुछ भी नहीं किया था। आशु, तुम फाइनली लौट आए क्या? अब तुम्हारे पास समय है? रिहान की आंखें झिलमिला उठीं जब उसने आशु को देखा। क्या बात है? आशु ने पूछा। उसे लगा कि अगर रिहान के पास कोई सवाल है तो एक ट्यूटर के तौर पर उसे कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। मैंने हाल ही में एक स्वॉर्ड टेक्निक प्रैक्टिस की है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ पॉइंटर दो, रिहान ने कहा। हालांकि रिहान ने आशु से पॉइंटर्स मांगे थे, लेकिन उसे अपनी स्वॉर्ड टेक्निक पर काफी भरोसा था। जब से उसने आशु की ट्रांससेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल देखी थी, रिहान को इंस्पिरेशन मिली थी, और तभी से वो अपने डैड की स्वॉर्ड टेक्निक को स्टडी कर रहा था। कैफ के साथ बार बार इसे इंप्रूव करने और प्रैक्टिस करने के बाद रिहान को लगा कि उसकी स्वॉर्ड टेक्निक परफेक्ट है। वो किसी भी तरह आशु की ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल से इंफीरियर नहीं थी। ठीक है, आशु ने सहमति में सिर हिलाया। कैफ भी काफी एक्साइटेड था। वो जानता था कि आशु पहले ही एपिक स्टेज तक पहुंच चुका था। अगर ये जिंदगी और मौत की लड़ाई होती तो रिहान डेफिनेटली आशु का मुकाबला नहीं कर पाता। हालांकि प्रैक्टिस बैटल जिंदगी और मौत की लड़ाई से अलग होती है। इसमें केवल ये तय किया जाता है कि किसकी स्वॉर्ड टेक्निक बेहतर है, न कि स्ट्रेंथ या स्पीड। इसलिए कैफ को लगा कि रिहान के पास शायद एक चांस है। इस दौरान वो रिहान के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। उसे पता था कि रिहान की स्वॉर्ड टेक्निक काफी इंप्रूव हुई थी। अपने कम लेवल के बावजूद उसकी स्वॉर्ड टेक्निक अकेले ही उसकी सेबर टेक्निक्स के बराबर थी। जब रिहान ने आशु से मुकाबला किया तो वो भी साइड से देख सकता था और ये फिगर आउट कर सकता था कि आशु ने कितना इंप्रूव किया है। सभी ट्रेनिंग ग्राउंड पर गए और दोनों ने कॉम्बैट यूनिफॉर्म बदल ली। उन्होंने अपनी अपनी ट्रेनिंग स्वॉर्डन्स पकड़ ली और एक दूसरे को फेस किया। तुबा ने घबराकर पूछा, कैफ, तुम्हारे हिसाब से रिहान के जीतने के कितने चांसेस हैं? रिहान की स्वॉर्ड कान और टेक्निक काफी इंप्रूव हुई थी, लेकिन कहीं ना कि तुबा को यह लग रहा था कि वे बहुत सिंपल थीं। ये आशु की ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमॉर्टल की तरह नहीं थी, जो कि डोमिनियरिंग और मैग्निफिसेंट थी। मुझे नहीं पता, कैफ ने सिर हिलाया। अगर ये वही स्वॉर्डन टेक्निक होती जो आशु ने पहले इस्तेमाल की थी और आशु को रिहान की स्वॉर्डन टेक्निक की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कैफ को लग रहा था कि रिहान के जीतने का चांस हो सकता था। लेकिन आशु डेफिनेटली इंप्रूव करता रहेगा, जैसे कि वो और रिहान दोनों इंप्रूव हो रहे थे। इसलिए कैफ आउटकम को डिटरमिन नहीं कर सका। हालांकि दिल से वो मानता था कि आशु ही जीतेगा, लेकिन कैफ बिना किसी एविडेंस के ये नहीं कह सकता था। ये तो कहने की बात ही नहीं, कोई भी हमारे शाह को हरा नहीं सकता। अब बस ये देखना है कि रिहान आशु के आगे कितनी देर टिक पाता है। हालांकि चाहे दूसरे कुछ भी कहे, समर को आशु पर पूरा भरोसा था। छी, जब उन्होंने लड़ाई ही नहीं की है तो तुम कैसे कह सकते हो? मुझे लगता है रिहान जरूर जीतेगा, तुबा ने तुरंत जवाब दिया। प्लीज गाइड करें। रिहान ने ट्रेनिंग स्वॉर्ड पकड़ते हुए एक एलिगेंट स्टैंस अपनाया। फिर उसने स्वॉर्ड को म्यान में वापस रख दी। प्लीज। आशु ने म्यान नहीं पकड़ी। उसने केवल स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ रखा था और उसे डायगनली जमीन की तरफ पॉइंट किया। रिहान के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले, हालांकि उसका ऑरा धीरे धीरे काम होता चला गया। वो हवा के साथ घुलता मिलता मालूम हो रहा था। अगर कोई उसे अपनी आंखों से ना देखे तो उसकी एग्जिस्टेंस महसूस ही नहीं कर सकता था। एक स्वॉर्ड फ्लैश अपीयर हुआ, जैसे एक्सट्रीम स्टिलनेस के बाद एक्सट्रीम मूवमेंट। जब प्रैक्टिस स्वॉर्ड म्यान से बाहर निकली तो एक अर्थ शैटरिंग स्ट्राइक हुई। ये इतनी फास्ट और पावरफुल थी कि ऐसा लगा जैसे वो आसमान को चीरकर 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी। ये कैफ की स्विफ्ट सेबर की तरह नहीं थी। हालांकि कैफ की स्विफ्ट सेबर अपनी लिमिट्स को पार कर सकती थी, लेकिन उसमें टेम्परेंस था। उसे कंट्रोल की जरूरत होती थी। लेकिन रिहान की स्वॉर्ड टेक्निक अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की रोशनी इसी एक स्ट्राइक में डाल दी हो। उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ को निचोड़कर इस्तेमाल किया। उसका हर एक सेल अपनी पूरी एनर्जी अनलीश कर रहा था। यह केवल एक ही स्ट्राइक के लिए था। स्वॉर्ड स्ट्राइक करने के बाद वापस नहीं आती। ना तो कोई कंट्रोल था, ना कोई झिझक, और ना ही कोई रास्ता बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक स्ट्राइक पर दांव लगा दी हो। यह स्ट्राइक भले ही ब्रिलियंट ना हो, लेकिन इसमें सब कुछ तबाह कर देने का डिटर्मिनेशन था। हालांकि यह सिर्फ सिंगल स्ट्राइक थी, पर यह पूरी थी। इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था।
और ना ही ऐसा करने जरूरत थी स्वॉर्ड उसके साथ जीती और उसके साथ मरती। या तो दुश्मन नॉकडाउन होता, या वो खुद समर ने जब ये स्ट्राइक देखी तो उसके एक्सप्रेशन सोलम हो गए और उसने खुद से कहा, क्या ये स्ट्राइक करने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना सही है? आशु ने उस अर्थ शैटरिंग स्ट्राइक को देखा, लेकिन उसने अपनी प्रैक्टिस स्वॉर्ड को जरा भी मूव नहीं की। वो रिहान की इस स्ट्राइक में छिपे डिटर्मिनेशन को सेंस कर सकता था। तुबा शॉक्ड रह गई जब उसने देखा कि आशु ने रिएक्ट नहीं किया। ये भले ही एक स्पेशल रबर स्वॉर्ड थी जो केवल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें कोई एज या शार्पनेस नहीं थी, और यहां तक कि वो थोड़ी झुकी हुई भी थी। लेकिन रिहान की स्वॉर्ड स्वॉर्ड टेक्निक के ऑगमेंटेशन में एक प्रैक्टिस स्वॉर्ड भी फ्लैश और ब्लड को पियर्स कर सकती थी। कैफ और समर के चेहरे के एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि आशु के साथ क्या गलत हो गया था। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। जब स्वॉर्ड विंड की तरह तेजी से चली, रिहान की प्रैक्टिस स्वॉर्ड आशु की गर्दन के पास से गुजरी, उसकी स्किन को लगभग छूते हुए, लेकिन अल्टीमेटली उसने उसे कोई जख्म नहीं पहुंचाया। तुमने काउंटर अटैक क्यों नहीं किया? रिहान ने भौहें चढ़ाते हुए आंसू से पूछा। जब तुमने मुझे निशाना ही नहीं बनाया तो मैं काउंटर अटैक क्यों करता? आशु ने कैजुअली कहा। जब से उसने स्पेशल ट्रैजेक्टरीज की पावर को सेंस किया था, उसमें ट्रैजेक्टरीज को सेंस करने की गहरी एबिलिटी आ गई थी। दूसरे लोग रिहान की स्वॉर्ड की एक्सट्रीम स्पीड की वजह से इस छोटे से डिफरेंस को नहीं पहचान सकते थे, लेकिन आशु इसे क्लियरली देख सकता था। वो स्ट्राइक उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकती थी। आशु की बात सुनकर रिहान का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने आंसू को एकटक देखा और कुछ नहीं कहा। काफी देर बाद रिहान की आंखों में धीरे धीरे परसिवियरेंस आ गई। उसने धीरे धीरे अपनी स्वॉर्ड, जो आंसू की गर्दन के पास थी, पीछे हटाई और उसे म्यान में डाल दी। वो हल्के से झुककर आंसू से सीरियस होकर बोला, कोच, मैं समझ गया फ्यूचर में मैं यूं ही स्ट्राइक नहीं करूंगा। स्वॉर्ड को म्यान से बाहर तभी निकालना चाहिए जब वो मारने के लिए तैयार हो। यह कहकर रिहान घूम कर जाने लगा। आशु कुछ हैरान रह गया। वो समझ नहीं पाया कि रिहान को क्या हो गया था। पहले उसने हमला नहीं किया और फिर बिना किसी वजह के चला गया। रिहान, ये क्या हो रहा है? तुम बिना लड़ाई की क्यों जा रहे हो? तुबा ने उसका पीछा करते हुए पूछा। हम खत्म कर चुके हैं, रिहान ने कहा। यह कैसे पॉसिबल? आने मां, तुमने तो बस एक बार हमला किया था, तुम कैसे कह सकते हो कि खत्म हो गया? अब मैं समझ गई, आशु तुम्हारे हमले को डॉज नहीं कर पाया, बी इसलिए वो हार गया। सही कहा ना? तुबा ने झुंझलाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं हार गया। कैफ सही कहता है कोच, अब हमारे लेवल से कहीं ऊपर है। उन्होंने एक ही नजर में मेरी कमजोरी देख ली और एक्चुअल एक्शन से मुझे मेरी कमजोरी बता भी दी, रिहान ने कहा। कौन सी कमजोरी? तुबा को रिहान की बात समझ नहीं आई। उसने तो सिर्फ इतना देखा था कि आशु वहां खड़ा रहा और कुछ नहीं किया, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस बैटल था। मैंने स्ट्राइक करते समय थोड़ा बदलाव किया। मुझे डर था कि मैं उन्हें सच में चोट पहुंचा सकता हूं, लेकिन कोच ने एक नजर में मेरी झिझक को पहचान लिया, इसीलिए उन्होंने काउंटर अटैक नहीं किया। रिहान ने कहा, यह तो नॉर्मल बात है ओक्रिया, मुकाबला कंटिन्यू रखो, हार मानने की क्या जरूरत थी? तुबा अब भी समझ नहीं पाई। रिहान ने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है। अगर कोच दुश्मन होते तो वे मेरी झिझक को पहचान लेते। अगर उन्होंने काउंटर अटैक किया होता तो मैं पहले ही हार चुका होता। उन्होंने हमला नहीं किया यह समझाने के लिए कि जब मैंने अपनी जिंदगी इस स्ट्राइक पर दांव पर लगाई है तो मुझे यह श्योर करना चाहिए कि मैं सच में उस पर्सन को मारना चाहता हूं, तभी स्ट्राइक करूं। अगर मैं खुद ही श्योर नहीं हूं तो मुझे अटैक नहीं करना चाहिए। अगर मेरे दिल में डाउट्स है तो स्ट्राइक करते समय मैं डेफिनेटली हार जाऊंगा। अगर मैं बिना झिझक स्ट्राइक नहीं कर सकता तो मुझे अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन यह तो प्रैक्टिस बैटल थी, रहम दिखाना क्या नॉर्मल नहीं है? तुबा ने पूछा। यही वो जगह है जहां कोच दूसरों से बेहतर हैं। ये ऑब्वियस है कि वो मुझे ये समझा रहे हैं कि जिंदगी में कोई प्रैक्टिस नहीं होती। जो बीत गया वो बीत गया, उसे दोबारा करने का कोई चांस नहीं है। जब मैंने अपनी जिंदगी स्वॉर्ड पर दांव पर लगा दी है तो प्रैक्टिस का सवाल ही नहीं उठता। जब मैं स्ट्राइक करूंगा तो मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। इसे दोबारा करने का कोई चांस नहीं होगा। मेरी स्वॉर्ड ट्रेनिंग अभी भी काफी नहीं है। यह सोचकर कि मैं कोच के साथ मुकाबला करना चाहता था, इनफैक्ट मैं तभी हार गया था जब यह ख्याल मेरे मन में आया।
आज से जब तक मैं पूरी तरह से ये तय ना कर लूं कि मुझे अपने दुश्मन को मारना है, मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं निकालूंगा, रिहान ने सीरियस होकर कहा। ऐसा लगता है कि थॉमस कॉलेज आना सही फैसला था। तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। तुबा ने रिहान की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे कोच से मिलने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहां केवल 3 महीने हैं। मैं कोच से और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। रिहान ने सिर हिलाया। आशु ये नहीं समझ पाया कि रिहान क्या सोच रहा था। वो थोड़ी उलझन में था। वो ओरिजिनली देखना चाहता था कि रिहान की स्वॉर्ड वन टेक्निक कैसी है, लेकिन उसकी उम्मीद के उलट रिहान स्ट्राइक करने के बाद 9-2-11 हो गया। हालांकि रिहान की स्ट्राइक वाकई चौंकाने वाली थी। हर चीज को दांव पर लगाकर की गई स्वॉर्ड टेक्निक में एक चौंका देने वाला एहसास था। एक लड़ाई में केवल साहस ही जीत दिलाता है। रिहान की स्वॉर्ड टेक्निक किसी मजबूत ओपोनेंट को हराने का सबसे आसान तरीका थी, लेकिन यह मरने का सबसे आसान तरीका भी थी। रिहान ने आंसू से जो सीखा वो खुद से सवाल करना और बिना सोचे समझे स्ट्राइक ना करना था। इससे उसके मरने के चांसेस काफी हद तक कम हो गए। यही वो रास्ता था जो रिहान को फ्यूचर में एक बेहतरीन सोर्ड्समैन बना सकता था। आशु ने महसूस किया कि उसकी स्ट्रेंथ और स्पीड रिहान से ज्यादा थी और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी रिहान से इंफीरियर नहीं थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो रिहान की तरह डिसाइसिव नहीं हो पाया। यहां तक कि अगर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता तो वो बस मैक्सिमाइज कर पाता। उसमें वो डिटर्मिनेशन नहीं था। कैफ ने अपनी सेबर उठाई और आंसू से कहा, कोच, जब हम यहां तक आ ही गए हैं तो क्यों ना आप मेरे साथ एक बार मुकाबला कर लें। उसने मुकाबले के लिए कोई प्रैक्टिस सेबर नहीं ली, क्योंकि उसे अपनी सेबर टेक्निक पर पूरा भरोसा था। चाहे लड़ाई कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, वो आशु को गलती से चोट नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। आशु को लगा कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। कैफ ने मुकाबले के लिए रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उसने इनकार नहीं किया और अपनी स्वॉर्ड उन शुलवोर्ड से एक स्लैश किया। आशु ने पहले कभी अपनी स्वॉर्ड इन टेक्निक्स को रियली प्रैक्टिस नहीं किया था। बी ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल के साथ और अपनी मूवमेंट टेक्निक्स के सहारे वो आम तौर पर एक ही हमले में दुश्मन को हरा देता था। उसे ज्यादा टेक्निक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। बी एक स्ट्राइक ही काफी थी। ये रिहान की टेक्निक्स की तरह ही था। दोनों आम तौर पर अपनी स्वॉर्ड बर्ड से स्ट्राइक नहीं करते थे, लेकिन जब करते थे तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाते थे। हालांकि उनकी पर्सनालिटीज में फर्क होने की वजह से उनकी टेक्निक्स 2 अलग-अलग ब्रांचेस में बंट गई थी। आशु की स्वॉर्ड एंड मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि कैफ भी उसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। वो बस अपनी सेबर को ब्लॉक करने के लिए स्लैश करने पर मजबूर था। रिहान और तुबा, जो दरवाजे के बाहर थे, ने ट्रेनिंग ग्रेनेड से आवाजें सुनी। ये जानते हुए कि आशु और बाकी शायद मुकाबला कर रहे थे, वे फिर से अंदर आ गए। जब उन्होंने दोनों को लड़ते हुए देखा तो तुबा ने सरप्राइज होकर कहा, कैफ को सिर्फ डिफेंडिंग के पॉइंट तक सुप्रेस कर दिया गया है। उसने कभी कैफ को डिफेंसिव स्टैंस अपनाते नहीं देखा था। कैफ अक्सर रिहान के साथ प्रैक्टिस करता था, इसीलिए चाहे रिहान की स्वॉर्ड और टेक्निक कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कैफ उसे बिना पीछे हटे अग्रेसिवली जवाब देता था। लेकिन अब आशु की स्वॉर्ड टेक्निक के अगेंस्ट कैफ को काउंटर अटैक करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। रिहान ने यह देखते हुए कहा, कोच की स्वॉर्ड टेक्निक वाकई मेरी कंपैरिजन में कहीं ज्यादा फास्ट और स्ट्रांग है, और इसके अलावा वो अब भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा रहे हैं। ये मेरे जैसी नहीं है। जब मैं स्ट्राइक करता हूं तो मैं अपनी पूरी ताकत झोंक देता हूं और खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। तो वह चौंक गई। अगर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाए बिना ही कैफ को इस हद तक सुप्रेस कर दिया था, तो अपनी पूरी ताकत के साथ वे कितने ताकतवर होंगे। आशु लगातार ट्रांसेंडेंट फ्लाइंग इमोर्टल का इस्तेमाल कर रहा था। भले ही यह केवल एक ही मूव था, लेकिन मूवमेंट टेक्निक में वेरिएशंस और अटैक्स के एंगल की वजह से ये अलग अलग इफेक्ट्स क्रिएट कर रही थी। हालांकि कैफ की सेबर टेक्निक्स कछुए के कवच की तरह थी, कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल। केवल सोर्ड टेक्निक्स से उसके डिफेंस को तोड़ पाना पॉसिबल नहीं था। आशु भले ही कैफ को सुप्रेस रहा था, लेकिन उसे हरा नहीं पा रहा था। कैफ भी इस हद तक सप्रेस था कि वो काउंटर अटैक करने में अनेबल था। 100 से ज्यादा स्ट्राइक्स को एक्सचेंज करने के बाद आशु ने महसूस किया कि वो अपनी मर्जी से लड़ाई का आनंद नहीं ले पा रहा था।
उसे ये बोरिंग लगने लगा, इसलिए उसने अपनी स्वॉर्ड हटा ली और पीछे हट गया। ये बोरिंग है, बस यहीं तक ये मेरी कमजोरी है कि कोच इसे एंजॉय नहीं कर पा रहे। चिंता मत करें, मैं मेहनत जारी रखूंगा, कैफ ने सीरियस होकर कहा। तुम मेहनत जारी रखो। आशु ने स्वॉर्ड वापस रैक पर रख दी और समर के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल गया। आशु, तुम ऑलरेडी इपिक स्टेज पर पहुंच चुके हो, स्कूल जाने का अब क्या मतलब है? क्या तुमने सोचा है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करोगे? समर ने आशु से कैजुअल साब्दिल अंदाज में पूछा। जब वे कैंपस से गुजर रहे थे, कुछ ऐसा जो डायमेंशनल जोन से रिलेटेड हो, ऐसा काम जो आसान हो। सबसे अच्छा तो यह होगा कि मैं काम के दौरान गेमिंग कर सकूं। आशु ने बिना ज्यादा सोचे समझे जवाब दिया। जब तुम ग्रेजुएट करोगे तो तुम्हारी उम्र केवल 20 साल होगी और तुम एपिक स्टेज पर भी होंगे। हालांकि युगराल के कारण हर कोई तुम्हें हायर करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन महिम सिटी में बहुत से लोग तुम्हें जरूर हायर करना चाहेंगे। तुम्हारी ये शर्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या तुम वाकई अपनी जिंदगी इसी तरह बिताने का इरादा रखते हो? समर ने काम नजरों से आंसू की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि यह सही है। मैं क्यों नहीं कर सकता? आंसू ऐसा इंसान नहीं था जो ज्यादा दूर तक जाने का शौक रखता हो। उसका सबसे बड़ा गोल अब पूर्व प्रिंसिपल को रेस्क्यू करना और एक महफूज जगह ढूंढना था, जहां वो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने से पहले आराम से जिंदगी जी सके। भले ही फ्यूचर में डायमेंशनल जोन की सील हट जाए, वो खुद को और अपने दोस्तों और परिवार को प्रोटेक्ट कर सकता था। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इन दिनों ब्रेकआउट क्रिएचर्स की मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी स्कूल में जो ब्रेकआउट क्रिएचर ने हमला किया था, उन्होंने लाइब्रेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर स्काई स्पाइडर्स थे, जिन्होंने तो लगभग महिम सिटी को तबाह कर दिया। फ्यूचर में ये दुनिया और भी ज्यादा कैओटिक होती जाएगी। तुम ऐसा कौन सा काम ढूंढ सकते हो जो तुम्हें आराम से जीने दे? समर ने पूछा। आंसू को लगा कि ये बात भी सही है। जब दुनिया एक मॉन्स्टर अम्यूजमेंट पार्क में बदल जाएगी, तो ऐसा कोई काम नहीं होगा जो उसे आरामदायक जिंदगी जीने दे। तो फिर तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो? आशु ने समर से पूछा। मैं खुद एक सिटी बनाना चाहता हूं और कई पावरफुल ह्यूमंस को इकट्ठा करना चाहता हूं। मैं एक इम्प्रेग्नेबल कासल बनाना चाहता हूं। सिटी मेरे दोस्तों और परिवार वालों से भरी होगी। मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने जितना काबिल बनना चाहता हूं। समर ने कहा। अगर तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल हैं तो तुम मुझसे अलग नहीं हो, आशु ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कैसे एक जैसा है? मैं प्रोएक्टिवली अटैक रहा हूं और तुम बस पैसिवली मार खा रहे हो। समर ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा और एक नजर डाली। ठीक है, चलो यहीं एक अग्रीमेंट करते हैं। जब तुम सिटी बनाओगे तो मुझे एक रूम देना, ताकि मेरे पास रहने के लिए एक जगह हो। आशु ने कहा। तब तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। एक सिटी बनाना तब तक पॉसिबल नहीं जब तक तुम्हारे पास एक टॉप एपिक के स्टैंडर्ड होना हो। मैं तो अभी एपिक स्टेज के करीब भी नहीं पहुंचा हूं। कौन जानता है कि मैं कब एक टॉप एपिक बन पाऊंगा? समर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे यकीन है कि तुम जरूर उस लेवल तक पहुंचोगे, आशु ने सीरियस होकर कहा। ठीक है, ये तय रहा। फ्यूचर में मैं एक सिटी बनाऊंगा और तुम्हारे आरामदायक रहने के लिए सबसे अच्छा कंपाउंड छोड़ दूंगा, समर ने भी जोश भरी आवाज में कहा। दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। हालांकि ज्यादातर वक्त आशु सिर्फ समर के फ्यूचर आइडियल्स को ही सुन रहा था। जहां तक उसकी खुद की बात थी, ऐसा लग रहा था कि उसके पास ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। उसे केवल तभी अचीवमेंट का एहसास होता था जब उसका लेवल बढ़ता था और उसकी एबिलिटीज इंप्रूव होती थी। आज मेरे डैड का बर्थडे है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? इसे एक फ्री मील की तरह ट्रीट करना, इसे ना खाना बर्बादी होगी। समर ने आंसू को स्कूल से बाहर खींच लिया। हालांकि समर को अरसलान बहुत नापसंद था, लेकिन डैड के होते हुए उसके साथ झगड़ने के अरसलान के चांसेस ही नहीं थे। समर और अरसलान के अलावा ओल्ड मास्टर सक्सेना ने कई बेटे और बेटियां भी गोद लिए थे, इसलिए महिम सिटी के अमीर और फेमस लोग उन्हें कंग्रेचुलेट करने आए थे। यहां तक कि रोशन ने भी गिफ्ट देने के लिए किसी को भेजा था। आज सक्सेना परिवार स्पेशली लाइवली था। क्या मुझे सच में कोई गिफ्ट नहीं खरीदना चाहिए? आशु को समर खींचकर ले आया था, इसलिए उसने कोई गिफ्ट नहीं खरीदा था और खाली हाथ ही सक्सेना परिवार में आ गया। अब और क्या दोगे? मुझे तुम्हारा आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब सबको पता है कि तुम अवंतिका के सबसे पसंदीदा बेटे हो। यहां तक कि नेहा को भी उतना प्यार नहीं मिलता जितना तुम्हें, समर ने खाने वाली टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा। जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, बस इतना ध्यान रखना कि नशे में होकर पागल मत हो जाना। ऐसा नहीं होगा,
मैं ड्रिंक नहीं करता, आशु ने कहा। मैं वहां थोड़ा देखता हूं, पहले कुछ खा लो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, समर ने कहा और दूसरी तरफ चला गया। आशु किसी को नहीं जानता था, इसीलिए उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने खाना और बेवरेजेस लिए और आराम से अपना काम करने लगा। आशु, हम एक बार फिर मिल रहे हैं। क्या तुमने उस मैटर पर सोचा जो मैंने पहले बताया था? अरसलान आशु के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला। मैंने तुम्हें पहले ही जवाब दे दिया था। सही कहा ना? आशु ने बेपरवाही से कहा। क्या तुम इसके बारे में दोबारा नहीं सोचोगे? अरसलान ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आशु ने सर्टेनिटी के साथ जवाब दिया। ये तो बहुत अफसोस की बात है। अरसलान ने हल्का सा सिर हिलाया और वहां से चला गया। अरसलान के जाने के बाद आशु ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाता रहा। आशु और समर ने तय किया था कि बर्थडे बैंक्वेट खत्म होने के बाद वे दोनों स्कूल लौट जाएंगे। लेकिन आशु ने समर को फिर नहीं देखा। जब बैंक्वेट लगभग खत्म हो चुकी थी तब भी उसे समर नहीं दिखा और उसका फोन भी नहीं लग रहा था। क्या समर के साथ कुछ हुआ होगा? आशु का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। लेकिन यह सक्सेना परिवार का घर था, यहां समर को कौन टच कर सकता था? यहां तक कि अरसलान की भी हिम्मत नहीं होगी कि ओल्ड मास्टर सक्सेना के सामने समर को नुकसान पहुंचाए है ना। फिर भी आशु को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत ट्रुथ लिसनर ईयर रिंग का इस्तेमाल करते हुए सक्सेना परिवार के रेजिडेंस में तलाश शुरू कर दी, ये उम्मीद करते हुए कि वो समर को ढूंढ सके। इसी समय एक प्राइवेट चैम्बर में समर धीरे धीरे बेहोशी से होश में आया। उसकी नजरें धीरे धीरे साफ होने लगीं और उसने पाया कि वो किसी अजीब मेटल से बनी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका शरीर एक मेटल चेयर से बाउंडेड था और अरसलान उसके सामने खड़ा था। अरसलान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर ओल्ड मैन को पता चल गया तो तुम पर गाज गिरेगी? समर ने अरसलान को गुस्से से घूरते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम अभी पूरी तरह से जागे नहीं हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम यहां कैसे आए? अरसलान ने बिना एक्सप्रेशन बदले मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुमने जैसे ही समर ने बोलना शुरू किया उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि उसके यहां आने से पहले क्या हुआ था। वो बैंक्वेट में था, लेकिन आरना ने उसे फोन करके बताया कि वो सक्सेना परिवार के रेजिडेंस के पिछले दरवाजे पर है, क्योंकि वो एक नाजायज बेटी थी। आरना को फैमिली बर्थडे बैंकेट में शामिल होने का भी अधिकार नहीं था। जब समर उससे मिलने गया तो उसने कहा कि उसके पास ओल्ड मास्टर सक्सेना के लिए एक गिफ्ट है, लेकिन उसे देना उसके लिए कन्वीनियंट नहीं था, इसीलिए उसने समर से इसे देने को कहा। समर भी नेचुरली अग्री हो गया, लेकिन जैसे ही उसने आरना से गिफ्ट लिया, जिस पर वो शक नहीं करता था, वो बेहोश हो गया और जब होश में आया तो खुद को यहां पाया। तुम्हें क्या हुआ बहन आरना? अरसलान, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समर ने गुस्से से अरसलान को घूरते हुए कहा। अरसलान हंसने लगा और एक हाथ से समर का चेहरा पकड़ लिया। समर, तुम अब भी इतने बेवकूफ हो? तुम्हें इस दुनिया के खतरों का पता ही नहीं है? मैं तो सोच रहा था कि तुम चालाकी कर रहे हो, लेकिन लगता है कि तुम वाकई मूर्ख हो। ये कहते हुए अरसलान ने समर को छोड़ दिया और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर समर ने देखा कि उसके सामने की दीवार धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो गई। असल में वो दीवार नहीं थी, बल्कि एक मिरर था। जब मोटराइज्ड पर्दा ऊपर उठा तो उसने सामने के कमरे को देखा। समर की नजरें उस कमरे पर पड़ी और उसने तुरंत आरना को अंदर देखा। अरसलान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? समर ने दांत भींचते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, आखिरकार तुम मेरे भाई हो। अगर मरना भी पड़े तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि क्यों। अरसलान ने एक वॉकी टॉकी उठाया और कहा, आरना, इस काम में तुमने अच्छा किया। आरना क्लियरली उस रूम को नहीं देख सकती थी। अरसलान की आवाज सुनते ही उसने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि आवाज एक स्पीकर से आ रही थी और उसने परेशान होकर कहा, मैंने वो सब कर दिया जो तुमने मुझसे कहा था। प्लीज मेरे शरीर से पॉइजनस अल्फा निकाल दो। अरसलान ने समर की तरफ देखा और बात जारी रखी। समर हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता था, लेकिन फिर भी तुमने उसे मेरे हवाले कर दिया। क्या तुम्हें पता नहीं कि जब वो मेरे हाथों में पड़ेगा तो क्या होगा? समर बोलने ही वाला था, लेकिन अरसलान का सवाल सुनकर वो भी चुप हो गया। उसने दीवार पर लगे मिरर के पार आरना की तरफ देखा।
सवाल सुन, आरना का चेहरा सफेद पड़ गया। मुझे पता है कि मैंने समर को धोखा दिया है, लेकिन मैं सिर्फ जीना चाहती हूं। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो तुम्हारा छोटा भाई है, अरसलान ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। मैं सिर्फ एक नाजायज बेटी हूं, लेकिन वो सक्सेना परिवार का तीसरा वंशज है जो ऊंचे और ताकतवर लोगों में गिना जाता है। हमारी दुनिया कभी एक जैसी नहीं हो सकती। वो मेरे साथ अच्छा बर्तन करता है, लेकिन वो सब दूसरों को दिखाने के लिए एक दिखावा है, ये सिर्फ दया है। एक चैरिटी समर का चेहरा ये सुनकर सफेद पड़ गया। वो हमेशा आरना को अपनी बहन मानता था, लेकिन उसने कभी सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी बातें कहेगी। भले ही वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कह रही हो, लेकिन ये बातें समर के लिए अनएक्सेप्टेबल थीं। अरसलान ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस समर को देखता रहा। लेकिन आरना बेचैन हो उठी। मैंने वो सब कर दिया जो तुमने मुझसे कहा था। तुमने कहा था कि तुम मेरे शरीर से पॉइजनस अल्फा निकाल दोगे। जल्दी करो, इसे निकाल दो। आरना ने झुंझलाकर टेबल पर जोर से हाथ दे मारा। उसकी आवाज में घबराहट के साथ साथ प्लीडिंग भी थी। बिल्कुल, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा। ये काम करने के बाद तुम अपनी आजादी वापस पा सकोगी। अरसलान ने कहा। अब और क्या करवाना चाहते हो? मुझसे आरना ने जोर से पूछा। आरना, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब कोई राज किसी और को पता चल जाता है तो वो राज नहीं रहता। अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ दूं तो एक दिन तुम सबको बता दोगी कि मैंने समर को मारा है। अरसलान ने काम टोन में कहा। नहीं, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। आरना ने घबराकर हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मुझे अपनी किस्मत किसी और के हाथों में होना पसंद नहीं है। तुम्हें छोड़ना मेरे लिए आसान है। तुम्हें बस खुद समर को मारना होगा। यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें बिना किसी टेंशन के जाने दे सकता हूं। मुझे राज के बाहर आने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि सबसे पहले मरने वाली तुम होगी। अरसलान ने कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। आरना ने पीछे हटते हुए सिर हिलाया। बेशक तुम्हारे पास चूज करने का अधिकार है, लेकिन अगर तुम नहीं मानती तो मुझे तुम्हें यहीं मरने देना होगा। सिर्फ मरे हुए लोग ही राज रख सकते हैं। अरसलान ने कहा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आरना का चेहरा डर और गुस्से के मारे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आह! अचानक आरना ने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। पॉइजन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अरसलान ने बेरुखी से कहा। मैं तुम्हारी बात मानती हूं, आरना ने दर्द बर्दाश्त करते हुए कहा। समर को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद टेरिफाइंग हो गए। माफ करना, तुम्हें फैसला करने में बहुत देर हो गई। मैंने अपना इरादा बदल लिया। मरे हुए लोग अब भी राज रखने में बेहतर होते हैं, अरसलान ने कहा और अपनी उंगली लहराई, जिसके आरना तुरंत झटके लेने लगी। कुछ ही पलों में उसकी आंखें पलट गईं और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वो तेजी से मरने लगी। रुको, उसने तुम्हारी बात मान ली थी, फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो? समर ने चिल्लाकर कहा। अरसलान ने बेपरवाही से कहा। क्योंकि मैंने उसे कभी जिंदा छोड़ने का प्लान ही नहीं बनाया था। सिर्फ मरे हुए लोग ही सचमुच राज रख सकते हैं। ये दुनिया बस बहुत क्रूल है। ये कहने के बाद अरसलान ने अपना हाथ समर के सामने बढ़ाया। उसकी हथेली में एक अजीब बग था। वो एक सेंटिपीड जैसा तो दिख रहा था, लेकिन उसकी पूंछ स्कॉर्पियन की तरह थी। उसकी पीठ पर 4 ट्रांसपेरेंट विंग्स थे और उसका सिर झिंगुर जैसा था। कुल मिलाकर वो बहुत अजीब लग रहा था। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? अरसलान ने मुस्कुराते हुए पूछा। समर को ब्लड रेड आंखों से उसे घूरते देख अरसलान ने आगे कहा। ये एक स्पेशल कंपेनियन बीस्ट है। इसका नाम है लाइफ स्नैचिंग अल्फा। लेकिन चिंता मत करो, ये तुम्हें सचमुच नहीं मारेगा। ये जो लाइफ छीनेगा वो तुम्हारा लाइफ प्रोविडेंस होगा। फिर ये इसे मुझे ट्रांसफर कर देगा और मुझे डुअल लाइफ प्रोविडेंस वाला बना देगा। तुम्हें मेरा लाइफ प्रोविडेंस चाहिए, क्योंकि तुम्हें मेरा लाइफ प्रोविडेंस इतनी बुरी तरह चाहिए, तो तुम खुद इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? समर ने अरसलान को खाली निगाहों से घूरते हुए कहा। ये सुन, अरसलान ने अजीब स्माइल रिवील की, क्योंकि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए वर्जिन होना जरूरी है। अगर मैं इसकी प्रैक्टिस करूं तो सक्सेना परिवार में कोई वंशज बाकी नहीं रहेगा। लेकिन तुम अलग हो। तुमने इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट मास्टर कर लिया और एक
एक बार जब मैं तुमसे तुम्हारा लाइफ प्रोविडेंस छीन लूंगा तो मुझे अपनी वर्जिनिटी बनाए रखने की भी जरूरत नहीं होगी। हालांकि ये इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट को खुद प्रैक्टिस करने जितना इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन ये काफी है। समर के कुछ कहने से पहले ही अरसलान ने आगे बोलना कंटिन्यू रखा। मेरी काबिलियत तुमसे बेहतर है और मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूं। ओल्ड मैन ने तुम्हें इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हें मेरे लिए प्रिपेयर कर रहे थे। नामुमकिन तुम झूठ बोल रहे हो। समर ने जोर से कहा, मैं झूठ बोल रहा हूं। हर कोई जानता है कि एक बार जब कोई इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस कर लेता है तो वो वंशज नहीं पैदा कर सकता। यहां तक कि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट के ओरिजिनल ओनर अग्रवाल परिवार ने भी इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रखी। फिर भी ओल्ड मैन ने तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करने को कहा क्या? तुम्हें लगता है कि ये एक डैड का काम हो सकता है? अरसलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करने का फैसला किया था। इसका ओल्ड मैन से कोई लेना देना नहीं है। समर ने कहा, क्या यह सच में तुम्हारा ही फैसला था? क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे किसने तुम्हें बताया था कि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट कितनी पावरफुल है और अग्रवाल परिवार के लीडर कितने इंप्रेसिव थे? अरसलान ने मुस्कुराते हुए ही बात जारी रखी, तुम्हारे बचपन से ही हर कोई तुम्हें यह बताता था कि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट कितनी बेजोड़ और कमाल की है। ऐसा करके धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में यह बिठा दिया गया कि सिर्फ इस प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए पूरी जिंदगी वर्जिन रहना कोई बड़ी बात नहीं है। समर ने ओपोज करना चाहा, लेकिन यह सच था कि जब वो छोटा था तो ऐसा ही हुआ था। ओल्ड मैन से लेकर हर किसी ने उसे बताया था कि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट कितनी पावरफुल और अनपैरेलल्ड थी। यह भी कहा गया था कि जब वो इसे पूरी तरह मास्टर कर लेगा तो वो दुनिया का हीरो बन जाएगा। इसीलिए बचपन से ही समर को लगा कि इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की प्रैक्टिस करना एक हीरो का काम है। अब जब अरसलान ने उसे यह सब बताया तो समर को लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। नामुमकिन, ओल्ड मैन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं उसका बेटा हूं, वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। समर खुद को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, अगर तुम वाकई उसके बेटे होते तो वो ऐसा नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली तुम उसके बेटे नहीं हो। तुम हमेशा सोचते थे कि तुम उसके सगे बेटे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तुम सिर्फ एक टूल थे जिसे मेरे लिए प्रिपेयर किया गया था। तुमने बहुत मेहनत की है। इतने सालों के बाद तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, अरसलान ने कहा और लाइफ स्नेचिंग अल्फा को समर के चेहरे पर रख दिया। लाइफ स्नेचिंग अल्फा अपने आप समर की नाक में घुस गया। उसके जाते ही समर को लगा जैसे कोई चाकू से उसके शरीर को स्लाइस कर रहा हो। जल्द ही दर्द उसके दिल तक पहुंच गया। उसी समय उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी पावर फैल रही है। मेरे प्यारे भाई, इन सालों की कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारे लाइफ प्रोविडेंस का पूरा ख्याल रखूंगा। जब मेरा नाम फेमस होगा तो तुम्हारा लाइफ प्रोविडेंस भी मेरे साथ फेमस होगा। मेरे छोटे भाई होने के नाते तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। सही कहा ना छोटे? अरसलान की उंगली समर के माथे पर फिसली, जिससे अजीब सी रोशनी इमिट हो रही थी, जैसे वो समर के सिर में स्टैब हो रही हो। हरामजादे, तुम एक हरामजादे हो। समर को ऐसा लगा जैसे अनगिनत स्टील से बनी हुई नीडल्स उसके सिर में चुभ रही हों, जो उसके दिमाग को खींचने की कोशिश कर रही थीं। समर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर स्ट्रगल करना चाहा, लेकिन मेटल की जंजीरों का में एक स्ट्रेंज इफेक्ट था। उन्होंने ना केवल उसके शरीर को सील कर रखा था, बल्कि उसके प्राइमोडियल एनर्जी सर्कुलेशन को भी ब्लॉक कर दिया था। गालियां मत दो सक्सेना, परिवार ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है, तुम्हें उनका एहसानमंद होना चाहिए, अरसलान ने कहा। वैसे तुम्हारा एक बहुत अच्छा क्लासमेट भी है जिसका नाम आशु है। तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है। तुम महिलाओं के करीब नहीं जा सकते, इसलिए आखिर में तुम्हें लड़कों से लगाव हो गया। खैर, मैं तुम्हारे लाइफ प्रोविडेंस के साथ उसे भी मार दूंगा और उसे तुम्हारा साथ देने भेज दूंगा, जैसे कोई तिनका जो ऊंट की पीठ तोड़ दे। समर की आंखें ब्लड के रंग की हो गईं। उसकी सारी प्राइमोडियल एनर्जी ब्लड फ्लेम्स की तरह बाहर निकली और बेतहाशा जलने लगी। उसकी हड्डियां और फ्लैश स्वेल हो गए और उसके बाल खड़े हो गए। एक ब्लड रैड कैरेपेस उसकी स्किन पर अपीयर हो गया, जिससे एक बहुत ही स्ट्रेंज कवच फॉर्म होने लगा। उसके पीठ से 4 ट्रांसपेरेंट ब्लड विंग्स फैल गए, जैसे वो कोई सुपरनैचुरल बीइंग हो या कहें एंजल ऑफ डेथ हो।
उस पर एक लाल बीम कंडेंस हो गई, जो एंशिएंट टाइम से आए डेविल जैसी दिख रही थी। ये समर से अटैच्ड हो गई। जो स्ट्रेंज मेटल की जंजीरें उसके शरीर और प्राइमोर्डियल एनर्जी को सील कर रही थीं, वे एक एक करके टूटने लगीं। क्लियरली अब वे अपनी बाइंडिंग एबिलिटी खो चुकी थीं। अरसलान, मैं तुझे मार डालूंगा। समर की ब्लड रेड आंखें अरसलान को घूरते हुए मानो गुस्से से दहाड़ उठी। उसके चारों तरफ जो ब्लड रेड प्रोजेक्शन था वो भी दहाड़ने लगा, जैसे उस पर कोई डेविल सवार हो गया हो। मुझे देखना है कि तुझमें मुझे मारने की क्या कैपेबिलिटीज हैं, अरसलान ने कहा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। समर की आंखें जानलेवा इरादे के साथ जल रही थीं और ब्लड कलर्ड लाइट उसके शरीर से एक्सप्लोड होकर बाहर निकली। उसके पीछे डेविल ने भी दहाड़ते हुए अरसलान की तरफ ब्लडी फ्लेम से एक पंच दे मारा। ब्लड रेड लाइट सीक्रेट चैम्बर में एक्सप्लोड हो गई, जिससे पूरा सीक्रेट चैम्बर मलबे में बदल गया। अरसलान की आंखें चौड़ी हो गईं और वो दरवाजे की दरार में लीन हो गया। समर का पंच उसके सिर के पास से गुजरा और दीवार से टकरा गया। उस टेरिफाइंग पावर ने चैम्बर की मेटल से बनी दीवारों को भी चूर चूर कर दिया। सब कुछ बर्बादी की तरह दिखाई दे रहा था। तभी अरसलान ने समर को थप्पड़ मारा और निराशा होकर कहा, तुम अभी भी इतने डरपोक और बेकार हो। इस स्टेज पर भी तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं रखते। तुमने इतना क्यों किया? क्यों मुझे अपनी लाइफ सोल दी? ये लाइफ स्नेचिंग नहीं है। जो तुमने मुझे दिया वो तुम्हारी लाइफ सोल है, समर ने कहा। अरसलान को घूरते हुए मैं फिर से नाकाम हो गया। अरसलान बहुत डिसअपॉइंट था। दीवार के खिलाफ झुकते हुए और धीरे धीरे बैठते हुए उसके शरीर का लस्टर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? समर ने दांत पीसते हुए अरसलान से पूछा। अरसलान ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अब तक हार्टलेस क्यों नहीं बन पाए? क्या तुम मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो? भले ही मैं नर्क में चला जाऊं, मैं डेविल नहीं बनूंगा। अरसलान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? समर ने फिर से पूछा। अरसलान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, क्या तुम्हें अब भी बड़े भाई याद है? बिल्कुल याद है। तुम उन्हें क्यों याद कर रहे हो? समर ने पूछा। भाई पीयरलेस थे और हम दोनों से कहीं बेहतर वो शेरगिल परिवार के रोशन से किसी भी एस्पेक्ट में इंफीरियर नहीं थे। अगर वो आज जिंदा होते तो हमारा सक्सेना परिवार अब की कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेहतर हालातों में होता। फिर हमारे लिए ट्रू एलीट बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अरसलान ने कहा, वो इतने सालों पहले मर चुके हैं, अब ये सब कहने का क्या फायदा? अरसलान ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि भाई कैसे मरे? अरसलान ने अपनी आंखें खोलकर समर को घूरते हुए कहा, क्या भाई को डायमेंशनल क्रिएचर ने नहीं मारा था? जब वो डायमेंशनल जोन में शिकार करने गए थे, समर का दिल रुक सा गया और उसे ये एहसास हुआ कि ये मामला इतना सिंपल नहीं था। डायमेंशनल क्रिएचर ने मारा? टेक्निकली ये सही है, क्योंकि इंसान ही सबसे गंदे डायमेंशनल क्रिएचर होते हैं, अरसलान ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि भाई को किसी ने मारा था और ये महज एक इंसिडेंट नहीं था? समर ने अरसलान को घूरते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तब जब भाई था रहता उन्होंने मुझे बताया था कि वो ड्रैगन गेट में फेरी शिकार करने के लिए जाना चाहते थे और मेरे लिए एक फेरी कंपेनियन एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पर लाना चाहते थे। अरसलान ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आवाज थोड़ी रुआंसी हो गई थी, लेकिन जब वो मरे, वो ओल्ड ड्रैगन केव में थे, तब मुझे यह शक था कि वो ओल्ड ड्रैगन केव में क्यों थे। उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। भाई अपने वादे के पक्के थे। अगर उन्होंने मुझे फेरी कंपेनियन एक लाकर देने का वादा किया था तो वो डेफिनेटली लॉर्ड्स फ्लावर केव जाते और वो फेरी कंपेनियन एक हासिल किए बिना वहां से नहीं लौटते। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि तब मैं बहुत छोटा और कमजोर था। मेरे पास कुछ भी करने की काबिलियत नहीं थी, इसीलिए मैंने इस मामले को अपने दिल में दबा लिया। जब मैं बड़ा हुआ और मेरे पास ताकत आई, तब मैंने धीरे धीरे इसकी छानबीन की। अरसलान ने आगे कहा, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए मैंने ईविल अल्फा सूट्रा की प्रैक्टिस करने का फैसला लिया। इसने मुझे अल्फा को कंट्रोल करने की पावर दी, जिससे मैं इसका इस्तेमाल लोगों को कंट्रोल करने की फाउंडेशन के तौर पर कर सका। धीरे धीरे मुझे एविडेंस मिलने लगे। सब कुछ एक बड़ी एंटिटी की तरफ पॉइंट कर रहा था। वो फैक्शन बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल कि इसने मुझे निराश कर दिया। अगर मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ भी लगा दी तो भी मैं उस फैक्शन को हिला नहीं सकता था। वो कौन लोग हैं? समर ने अरसलान को घूरते हुए पूछा। अग्रवाल परिवार, अरसलान ने कहा। अग्रवाल परिवार, जिसने हमें हमारी इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट दी थी। समर ने हैरानी से अरसलान को देखा।
इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट। ये तो एक मजाक है जो इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट उन्होंने हमें दी थी। वो एक इनकम्प्लीट वर्जन है। अगर तुम्हारा टैलेंट इतना शानदार ना होता तो चाहे तुम उसे जितनी भी प्रैक्टिस करते तुम कोई अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर सकते थे। शुक्र है कि कुदरत ने तुम्हारी मदद की। तुमने एक अधूरी इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस किया और एक हाई लेवल वाला इमॉर्टल गॉड ऑफ कॉम्बैट जैसा लाइफ प्रोविडेंस कंडेंस कर लिया। लेकिन वो इनफ नहीं है। हालांकि तुम बहुत पावरफुल हो फिर भी तुम भाई से बहुत पीछे हो। इसके अलावा इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट की कमजोरी बहुत ऑब्वियस है। तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से मुझे डर है कि अगर तुम्हें कोई ऐसी विमेन मिल जाए जिसे तुम प्यार करते हो तो तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे। मैं समर स्पीचलेस हो गया। हो सकता है कि वो सच में ऐसा कर सकता था। अग्रवाल परिवार में ऐसी बहुत ही महिलाएं हैं जो दिलों को हिला सकती हैं। अरसलान ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तो तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से हार्टलेस हो जाऊं? तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस भाई के बारे में मुझे बताना है। मैं कर सकता हूं। तुम्हें आरना के साथ ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। समर ने दांत पीसते हुए कहा, यह सिर्फ इस वजह से नहीं है। अग्रवाल परिवार का दुश्मन बनना और उसे खत्म करना हम दोनों के लिए मुश्किल है। चाहे तुम कितने भी काबिल क्यों ना हो या कितनी भी लिमिट तक अधूरी इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस कर लो और उस समय के अग्रवाल परिवार के पैट्रियार्क बीस के बराबर हो जाओ, फिर भी तुम अग्रवाल परिवार को छू भी नहीं सकते। अरसलान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में कोल्ड लाइट फ्लैश हुई। बहुत सोचने के बाद मैंने अग्रवाल परिवार के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमें एकलौता तरीका सोचा। मेरी ईविल अल्फा सूट्रा की प्रैक्टिस में एक मेथड है ट्रांसफरिंग। ये वैसे ही है जैसे एक बेटी को मैं पालता हूं जब वो बड़ी हो जाती है और किसी और से शादी कर लेती है। ठीक इसी तरह तो मैं अपनी लाइफ सोल ईविल किंग अल्फा को तुम में ट्रांसफर कर सकता हूं और तुम्हारी लाइफ सोल को कंडेंस करने में मदद कर सकता हूं। ईविल किंग अल्फा को एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी लाइफ सोल अब वो प्योर लाइफ सोल नहीं होगी जिसे इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट द्वारा कंडेंस किया गया था। ये तुम्हें धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करेगी जिससे तुम्हारे शरीर और लाइफ प्रोविडेंस में चेंज आएगा। ये तुम्हें ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी। एक प्योर इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग। इसमें वो फेटल फ्लो नहीं होगा। तभी तुम्हारे पास अग्रवाल परिवार से निपटने का मौका होगा। हालांकि ईविल अल्फा सूट्रा को प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिशनर को इमोशनलेस होना पड़ता है, नहीं तो इससे एक बड़ी लेटेंट प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। और जब मेरी लाइफ सोल ईविल किंग अल्फा पूरी तरह से ट्रांसफर की जाएगी तो तुम्हें भी हार्टलेस होना पड़ेगा। कम से कम जब फ्यूजन का पल आए तो तुम्हें अपने परिवार को छोड़ने के काबिल होना होगा। तभी ईविल किंग अल्फा तुम्हारी तरफ अपने आप खुद को ट्रांसफर करने के लिए तैयार होगा। ये अरसलान ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर मैंने सच में तुम्हें मार दिया और इमोशनलेस बन गया तो भाई के बारे में मुझे कौन बताएगा? बिना कुछ जाने इस सब का क्या फायदा है? समर ने महसूस किया कि अरसलान बहुत जिद्दी है। मैं एक आवाज अगले कमरे से आई क्योंकि सीक्रेट चैम्बर को ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मिरर वाली दीवार भी टूट गई थी। आरना जो जमीन पर गिर गई थी अब जिंदा होकर खड़ी हो गई। हालांकि उसके चेहरे पर अजीब सा बदलाव आया। वो अब आरना जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एक अनफेमिलियर विमेन जैसा था। उसका नाम बटरफ्लाई है ओरिजिनली। मेरे मरने के बाद तो वो तुम्हें सब कुछ बताती और तुम्हें सपोर्ट करती ताकि तुम अग्रवाल परिवार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ सको। अब ये बेकार है, अरसलान ने कहा और उसने खड़े होने की कोशिश की। समर ने सबकॉन्शियसली अरसलान को उठाने की कोशिश की, लेकिन अरसलान ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम नाकाम हो गए हो तो मैं इस रास्ते पर चलता रहूंगा। लेकिन समर कहना चाहता था कि उसकी लाइफ सोल चली गई थी और ईविल अल्फा सूट्रा क्रिपल्ड हो गया था। बिना किसी प्रैक्टिस के एक ऑर्डिनरी इंसान कैसे इस रास्ते को जारी रख सकता है? कोई लेकिन नहीं, चाहे वो नरक का रास्ता हो, मुझे फिर से उस पर चलना है। अरसलान ने खुद को सहारा देकर दरवाजे की तरफ लंगड़ते हुए बढ़ना शुरू किया। वो कमजोर था लेकिन डिटर्मिन था। अगर समर का शरीर नरक की गहराइयों में था तो वो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अरसलान वो इंसान था जो नरक की तरफ बढ़ रहा था। जब आशु ने समर को ढूंढा तो वो गार्डन में अकेला बैठा हुआ था। अपनी ही ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ आंसू ने राहत की सांस ली। जब उसने देखा कि समर ठीक है, वो उसके पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम यहां अकेले क्या कर रहे हो? समर ने अपना सिर घुमाया और आंसू की तरफ देखा। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं।
आंसू में और ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूं, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। समर ने आंसू से कहा। आशु ने कभी समर को इतना सीरियस नहीं देखा था। यहां तक कि जब उसे अनिकेत और समीर ने धोखा दिया था तो भी समर ने केवल मुस्कुराकर कहा था कि वो अरसलान से इसका हिसाब लेगा। लेकिन इस बार आशु को लगा कि समर सच में अलग है। क्या हुआ? आशु ने समर से पूछा। समर ने जवाब नहीं दिया, बल्कि आशु से पूछा, अगर मैं एक दिन डेविल बन जाऊं तो क्या हम तब भी दोस्त रहेंगे? मैं तुम्हें डेविल नहीं बनने दूंगा, आशु ने सीरियस होकर कहा। समर हंसा नहीं। मैं डेविल नहीं बनूंगा, मैं अपने तरीकों से इस दुनिया को बदलूंगा। आशु को रियलाइज हुआ कि समर सच में बदल गया था। बर्थडे बैंक्वेट से लौटने के बाद से समर ने कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। समर में बेहतरीन काबिलियत थी और हालांकि वो पहले भी मेहनत करता था, लेकिन उसका फ्रीक्वेंट मंत्रा काम और आराम के बीच बैलेंस बनाना होता था। लेकिन अब जब भी समर को समय मिलता, वो आशु को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए खींच लेता। उसके साथ ट्रेनिंग करते हुए आशु को क्लियरली सेंस हुआ कि समर तेजी से इंप्रूव कर रहा है। इसके अलावा समर ने एक लाइफ सोल भी कंडेंस कर ली, जो आशु के लिए चौंकाने वाली बात थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि समर ने कहा था कि उसे लाइफ सोल कंडेंस करने में सालों लग सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने इसे एक ही रात में अचीव कर लिया। साथ ही आशु को समर की लाइफ सोल में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये उसकी इनविंसिबल कन्नौड डिवाइन आर्ट के एट्रीब्यूट्स से थोड़ी अलग थी। हालांकि आशु ने कितनी भी बार पूछा, समर ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वहीं आशु लगातार डेंजन्स में खून पसीना बहाता और टेंपल में मिथिकल क्रिएचर्स की कमजोरियों को तलाश करता, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ एसआईबी के हेडक्वार्टर में महमूद एक फोटो देख रहा था। फोटो में स्टोन कवच पहने एक पर्सन था, जिसमें केवल एक साइड प्रोफाइल दिख रही थी और उसका पूरा शरीर स्टोन कवच में ढका हुआ था। जहां तक बात है कि कवच के अंदर मौजूद पर्सन कैसा दिखता था, ये पता नहीं चल रहा था। डायरेक्टर जनरल वो यहां आ गया है, बाहर। बाहर से अर्जुन की आवाज आई, उसे अंदर लाओ। महमूद ने फोटो को नीचे रखते हुए कामली कहा। अर्जुन जल्दी से उस पर्सन को अंदर ले आया और महमूद के लिए उसकी आंखों में पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट कागरी लायक काच्य दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने एसआईबी के सारे एसेट्स गवा दिए थे। उसने सोचा था कि उसे मार दिया जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि महमूद उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा। उसने ना केवल उसे वापस एसआईबी में ट्रांसफर किया, बल्कि उसकी पुरानी पोजीशन और काम भी बहाल कर दिया। इससे अर्जुन ग्रेटफुल भी था और अनईजी भी। महमूद, तुम इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुला रहे हो? एक बुजुर्ग आदमी जिसने प्राइमोर्डियल ट्रैपिंग लॉक पहना हुआ था अर्जुन के पीछे चलता हुआ आया और महमूद के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि फोटो में ये पर्सन कौन है? महमूद ने फोटो बुजुर्ग आदमी की तरफ बढ़ा दी। बुजुर्ग ने फोटो पर नजर डाली और होंठ सिकोड़ लिए। हालांकि मेरी लाइफ सोल फॉर्म ले सकती है, लेकिन तुम जानते हो कि इसकी बहुत लिमिटेशंस हैं, इसे ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मेरे लाइफ स्पैन को कम कर देगी, उसे ढूंढो और तुम आजाद हो जाओगे, महमूद ने कहा। बुजुर्ग की आंखें तुरंत एलईडी बल्ब की तरह शाइन होने लगी, लेकिन फिर उसने महमूद को घूरते हुए पूछा, क्या तुम डरते नहीं हो कि अगर मुझे हेवन से रिलीज कर दिया तो रेड्डी परिवार तुम्हारी नाक में दम कर देगा? मुझे इस आदमी का पता लगाना है, महमूद ने बिना सवाल का जवाब दिए काम टोन में कहा। ठीक है, डील डन। बुजुर्ग ने अपना हाथ बढ़ाया। महमूद ने हल्के से सिर हिलाया। अर्जुन आगे बढ़ा और बुजुर्ग के शरीर पर लगे प्राइमोर्डियल ट्रैपिंग लॉक को खोल दिया। बुजुर्ग का झुका हुआ शरीर अचानक सीधा हो गया, जिससे वो और भी लंबा लगने लगा। उसने फोटो उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में एनर्जी झलक रही थी, जिसके बाद उसकी आंखों से मानो कोई मैजिकल बीम निकली और फोटो पर पड़ने लगी। जैसे ही बुजुर्ग की आंखों की रोशनी फोटो पर शाइन हुई, फोटो में मौजूद इमेज जिंदा होने लगी, जैसे वो फोटो से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हो। महमूद और अर्जुन फोटो को घूरते रहे, उस इमेज के फोटो से बाहर आने का इंतजार करते हुए। अचानक बूढ़े आदमी ने दर्द भरी चीख मारी। उसकी आंखें फट चुकी थीं, जैसे उनमें चाकू कई बार स्टैब किया गया हो, और खून पूरी टेबल पर बिखर गया। उसने अपनी आंखों को ढक लिया और दर्द से चिल्लाने लगा, जिसे देखकर महमूद और अर्जुन के चेहरे का रंग भी बदल गया। कैंपस में आंसू ने महसूस किया कि उसका साई ऑफ द किंग अपने आप अपीयर हुआ।
लेकिन ये केवल एक पल के लिए हुआ और फिर गायब हो गया। अजीब है, ये क्या हुआ? आंसू परेशान और कंफ्यूज रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद जब उसने साई ऑफ द किंग में कोई और एबनॉर्मैलिटी सेंस नहीं की, तो उसने अपनी रिसर्च जारी रखा। इस दौरान वो लगातार टेम्पल के अंदर वाले स्नेक से लड़ रहा था। उसने स्नेक की एबिलिटीज को लगभग पूरी तरह से समझ लिया था, इसलिए आंशु को उसकी बाकी स्किल्स से निपटने के तरीके पता थे। लेकिन स्नेक की आंखों में बनने वाली मिरर इमेज के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता था। अनलेस मैं इन्फिनिट टेलीपोर्ट कर सकूं या इनविजिबल हो सकूं ताकि स्नेक मुझे देख ना सके, तब तक उसकी नजरों से बचना नामुमकिन है। अभी इन्फिनिट टेलीपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे इनविजिबल होने वाली प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल ऑब्टेन करने के तरीके सोचने होंगे। आंसू जानता था कि ऐसी स्किल्स एक्चुअली में मौजूद थीं, जो इनविजिबल होना अलाउ करती थीं। हालांकि इनविजिबल टाइप की प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल्स बहुत रेयर थीं। बहुत कम लोग उन्हें बेचने को तैयार होते थे, इसलिए अगर कोई उन्हें बेचता भी तो वे अक्सर आसमान छूती कीमतों पर बिकती थीं। आशु के पास काफी प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स थे, इसीलिए वो उन्हें अफोर्ड कर सकता था, चाहे उनकी कीमत कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इस वक्त उसके लिए प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स बेचना कन्वीनियंट नहीं था। जब आंसू इस प्रॉब्लम को लेकर परेशान था तो जीवन ने उससे कांटेक्ट किया और बताया कि थॉमस आर्मी उसके प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स खरीदना चाहती है। जिस पर हैरान होकर आशु ने पूछा, तुम्हें प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स क्यों चाहिए? जीवन ने कहा, हालांकि प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स और प्राइमोर्डियल गोल्ड का इफेक्ट डायमेंशनल क्रिएचर्स को मारने का है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग हैं। इसमें इन्वॉल्व प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। मैं बस एक इम्परफेक्ट एनालॉजी दूंगा। अगर हमारे पास केवल प्राइमोर्डियल गोल्ड हो तो हम केवल इसे वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें प्राइमोर्डियल क्रिस्टल जोड़ दें तो हम लेजर गन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं है, लेकिन यही इसका जनरल एसेंस है। मैं तुम्हें प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स दे सकता हूं, मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। आशु ने कहा, मुझे ऐसी प्राइमोर्डियल एनर्जी स्किल चाहिए जो मुझे इनविजिबल बना सके। वो कम से कम एपिक क्लास की होनी चाहिए। आशु ने अपनी रिक्वेस्ट बताते हुए कहा, इनविजिबिलिटी प्रोवाइड करने वाली स्किल्स बहुत कम होती हैं, वे केवल किस्मत से ही मिलती हैं। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ इनविजिबिलिटी चाहिए तो हाल ही में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई है, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की। एक नीलामी में एक कंपेनियन को, उस कंपेनियन बीस्ट में किसी को इनविजिबल बनाने की एबिलिटी है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी और कई कॉम्पिटिटर्स होंगे। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। जीवन ने कहा, वो कौन सा कंपेनियन बीस्ट है? आशु ने पूछा। मिथिकल कंपेनियन बीस्ट इनविजिबिलिटी रोब, जीवन ने कहा। कोई सच में मिथिकल कंपेनियन ने बेच रहा है? आशु को जीवन इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जीवन मुस्कुराया और बोला, आमतौर पर कोई भी नहीं बेचेगा, लेकिन यह थोड़ा अलग मामला है। यह कैसे अलग है? क्या कुछ खास है? आशु ने सिर खुजलाते हुए पूछा। क्या तुम्हें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑर्फिज्म के बारे में कुछ पता है? जीवन ने पूछा। थोड़ा बहुत मुझे लगभग इतना पता है कि पुराने समय में वहां क्रोनोस नाम का गॉड था, फिर वो गॉड ऑफ केओस बना, और फिर 12 टाइटन्स, आखिर में वो फेमस 12 ओलिम्पस गॉड्स में बदल गया। जिनका लीडर था ये हैं ऑर्फिज्म के कुछ रिप्रेजेंटेटिव गॉड्स। आशु को इसके बारे में काफी जानकारी थी क्योंकि उसने केओस की विरासत हासिल की थी और ये केओस बीड से भी जुड़ा था। आशु ने पहले इन मामलों के बारे में पढ़ा था, हालांकि उसने इसे केयरफुली स्टडी नहीं किया था, फिर भी उसे इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो थी ही। तुम पहले से इन चीजों के बारे में जानते हो, ये अच्छा है। यूजुअली वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मिथ्स को ज्यादातर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के लोग नहीं पढ़ते। वे शायद केवल लीडर और बाकी गोड्स के बारे में जानते होंगे, जीवन ने कहा, और फिर रुककर आगे बोला। रेड्डी परिवार ने एक टेंपल डिस्कवर किया था जो ड्यूलिज्म गॉड फेंस ने मोर्टल रियलम में छोड़ा था। उसका स्टेटस शायद हमारे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम ऑफ गॉड्स जैसा ही है, हालांकि यह थोड़ा अलग है। तुम समझ ही गए होगे। खैर, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मिथ्स और लेजेंड्स के अकॉर्डिंग सभी गॉड किंग्स को फेंस का अप्रूवल लेना होता है, तभी वे गॉड किंग्स बन सकते हैं। रेड्डी परिवार ने टेंपल की रिकॉग्निशन ऑब्टेन की थी। उन्होंने उस टेंपल में से 3 कंपेनियन एग्स में से एक चूज किया
और यही इनविजिबिलिटी रोब है जो नीलामी में रखा गया है। जीवन ने कहा, यह सही नहीं है। चूंकि इसे अब नीलामी में रखा जा रहा है, इसका मतलब है कि इसे कभी भी किसी ने इंक्यूबेट नहीं किया है। तुम कैसे जानते हो कि यह इनविजिबिलिटी रोब है? आशु ने क्यूरियसली पूछा। वे जानते हैं कि यह इनविजिबिलिटी रोब है क्योंकि रेड्डी परिवार ने पहले इस मिथिकल कंपेनियन एग को इंक्यूबेट किया था। इसके बाद उन्हें इनविजिबल होने की एबिलिटी मिली। जीवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब लोग ऐसी पावर्स गेन करते हैं जो नियम कायदों से परे होती हैं, तो उनका असली रंग सामने आ जाता है। रेड्डी परिवार के उस आदमी ने अपनी इनविजिबल पावर्स का इस्तेमाल करके अनगिनत गंदी चीजें की। वो इतना आगे बढ़ गया कि उसने 6 परिवारों के मेंबर्स तक को टच किया। इन द एंड उसे आहूजा परिवार ने पकड़ लिया और उसका खुलासा हो गया। ये मामला 6 परिवारों का एक स्कैंडल बन गया। रेड्डी परिवार के उस मेंबर को भी आहूजा परिवार ने मार दिया। हालांकि जब उन्होंने उसे मारा तो आहूजा परिवार ने कुछ अननोन मेथड से इनविजिबिलिटी रोब को एक कंपेनियन एग की फॉर्म में बदल दिया। वो उस आदमी के साथ गायब नहीं हुआ और अब तक सेफली रखा गया है। तो इसका मतलब है कि इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग आहूजा परिवार के हाथों में गिर गया। यह समझ में नहीं आता कि आहूजा परिवार इतने पावरफुल कंपेनियन एग को नीलामी में क्यों बेच रहा है। क्या उनके परिवार को पैसे की कमी है? आशु ने हैरान होकर पूछा। आहूजा परिवार को डेफिनेटली पैसों की कमी नहीं है, लेकिन इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग असली कंपेनियन एग में नहीं है। ये अननोन मेथड से इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग में बदला गया था। कोई भी इसे इंक्यूबेट नहीं कर सकता। शुरू में किसी को यह नहीं पता था कि इनविजिबिलिटी रोब कंपेनियन एग में कोई प्रॉब्लम है। रेड्डी परिवार ने इसे आहूजा परिवार से वापस लेने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की कीमत चुकाई थी। हालांकि जब उन्होंने इसे वापस लिया तो वे इसे इंक्यूबेट नहीं कर सके। बाद में इनविजिबिलिटी रोब कुछ और हाथ में गया। हालांकि इसमें प्रॉब्लम थी, लेकिन ये एक मिथिकल कंपेनियन एग है और उसमें मैजिकल इनविजिबिलिटी है। हर कोई इसे आजमाना चाहता है। सभी को लगता है कि वे कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, लेकिन आखिर में वे लोग ये रियलाइज करते हैं कि वे भी इसे नहीं कर सकते। 6 परिवारों से लेकर ऑर्डिनरी परिवारों तक ये कई हाथों में जा चुका है। कोई भी इसे इंक्यूबेट नहीं कर सका। हालांकि इसे सस्ते में खरीदने का ख्याल भी दिमाग में मत लाना। बहुत से कॉन्फिडेंट लोग हैं, तो अगर तुम इसके लिए नीलामी में बोली लगाना चाहते हो तो इसकी कीमत सोच से बाहर होगी। क्या मैं नीलामी में अपने प्राइमोर्डियल क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकता हूं? आशु ने पूछा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप किसी और नॉवेल को सुनना चाहते हैं या किसी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके लिए और भी रोमांचक और मनोरंजक कहानियां लाते रहेंगे। हमारे चैनल एफएस नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हां, अगले एपिसोड के लिए तैयार रहें, क्योंकि कहानी में अभी और भी ट्विस्ट और टर्न आने बाकी हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।